एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? शुभ गुड इवनिंग, संध्या गुड इवनिंग। ओके। हम लोग कल टेंस पढ़ रहे थे और कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने पहले भी बोला ही था कि ये काफी लंबा है चैप्टर। गुड इवनिंग सचिन। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले जल्दी से रिवाइज करके वहां तक पहुंचेंगे जहां हमने छोड़ा था इसको, और फिर उसके बाद आगे का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों को बताया था कि टेंस जो है, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? टेंस। ओके, थैंक यू संध्या। तो टेंस वो होते हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई भी जो इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना जो घट रही है, वो किस टाइम पीरियड में हो रही है। वो पहले हो चुकी है, वो अभी हो रही है, या फिर वो होने वाली है। तो उससे हमें पता चलता है टेंस से कि ये घटनाएं घटती कब है, इवेंट्स कब हो रहे होते हैं, इसका ऑकरिंग टाइम क्या है, ऑकरेंस टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या है इसका। तो बेसिकली जो होते हैं टेंस, वो थ्री टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इनको भी फोर फोर पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है: सिंपल टेंस, या फिर इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। फिर मैंने ये बताया था आप लोगों की इसको हम कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट जो होता है उसमें ता ती ते है लगा होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, इस तरह का लगा होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही के साथ टाइम फ्रेम दिया होता है, टाइम दिया होता है। ओके। उसके बाद गुड इवनिंग सुयश। उसके बाद हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं कि ता थी ती थे, इस तरह से, या फिर आ ई से एंड होगा सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो रहा था, रही थी, रहे थे से एंड होगा। फिर पास्ट परफेक्ट है वो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस तरह से एंड होगा। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो रहा था, रही थी, रहे थे, और समय के साथ, टाइम उसके साथ दिया होगा, उससे एंड होगा। फ्यूचर टेंस के लिए क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो गा गी गे यहाँ से पहचाना जाएगा। कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा, इससे पहचानेंगे। परफेक्ट जो है वो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इससे पहचानेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचाना जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके साथ कोई भी टाइम फ्रेम दिया होगा। तो ये तो है पहचानने का तरीका कि हम प्रेजेंट के चारों जो कैटेगरी है उसको कैसे पहचानेंगे, पास्ट के कैटेगरीज को कैसे पहचानेंगे, और फ्यूचर के कैटेगरीज को हम कैसे पहचानेंगे। फिर सबसे पहले आता है रूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका रूल ये था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस का यूज करते थे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सिर्फ वहां पर करते थे जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, जैसे आई यू वी दे, ये होता था। वर्ब में एस या ई एस कहां पर लगाते? जहां पे ही शी इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होता था वहां पर लगाते थे। इसी का जब हम नेगेटिव बनाते थे या फिर इंट्रोगेटिव बनाते थे, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज करते थे। डू का यूज वहां पर करते थे जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे, और डस का यूज वहां पर करते थे जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता था। शीट्स में आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगी क्योंकि ये मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। तो सिर्फ रिवीजन जल्दी जल्दी कराती हूँ ताकि वहां पर पहुंच जाए जहां पर हम कल थे। कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का? इज, आर, एम। उसके बाद उसका जो मेन वर्ब है वो आ जाता है, और उसमें आईएनजी यूज किया जाता है, और उसके बाद जो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है वो लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। इसी में नेगेटिव लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? नॉट लगा देंगे। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लगा देंगे। ये भी मैं कल आपको
बता चुकी हूँ। फिर आता है प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, हैव का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। एकवचनकर्ता के साथ हैज़ लगाते हैं और बहुवचन के साथ हैव। आप क्या बोल रहे हैं शुभ? ये अभी क्लास चल रही है, इसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं बाद में, ओके? ये चॉइस है आपकी, इट्स योर चॉइस, लेकिन इसके बारे में क्लास के बीच में बात मत करिए, ओके? जब क्लास ओवर हो जाएगा उसके बाद बात कर लीजिएगा आप, या फिर अगर आप ग्रुप में हैं और अगर आपका आपके पास सर का नंबर है तो आप सर से कॉल करके बात कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया जाता है, चॉइस इज ऑल योर्स। बताइए सचिन। पर जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, उस समय टॉपिक से हटकर अगर आप बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, है ना? यहाँ पर आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथ और भी बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक फ्लो भी टूट जाता है पढ़ाने का। तो प्लीज़ इस तरह का अगर कोई टॉपिक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। आप वहाँ पे मुझसे मेरा नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, या वेबसाइट पे भी मेरा नंबर होगा, वहाँ से जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं अपने। तो ये हो गया आपका प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब मैं फ्लो में पढ़ा रही हूँ या कोई भी टीचर आपका फ्लो में पढ़ा रहा हो, तो टॉपिक से हट कर बात बीच में मत किया करिए। उससे आपके साथ-साथ सबको डिस्टर्बेंस पैदा होता है, ठीक है? आपको भी समझ में नहीं आएगा जो पढ़ाया जा रहा है, दूसरों को भी नहीं आएगा। तो अब आते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का यूज़ होता है, साथ में बीन लगाया जाता है, वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें टाइम फ्रेम के लिए फॉर या सिंस का यूज़ किया जाता है। फॉर का यूज़ किया जाता है, मैंने कल ही आपको बताया था, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिंस का यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। अब इसमें निश्चित समय क्या है? निश्चित समय देखिए क्या है, ये देख लीजिए। निश्चित समय जैसे 9 बजे से, सोमवार से, या फिर जनवरी से 1997 से 1997, सिंस 1500 आई लेफ्ट स्कूल, द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। तो एक फिक्स टाइम जब बताया जाता है या पॉइंटेड टाइम जब बताया जाता है, वहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा। और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम हो, हम ये ना पता लगा पाएँ कि कौन से वाले 20 मिनट, कौन से वाले दिन, कौन से वाले महीने, कौन से वाले साल, कौन सी वाली सदियाँ या कितना लंबा समय है, वहाँ पर हम लगाते हैं क्या, फॉर। जैसे 20 मिनट्स, हमें नहीं पता विच कौन से वाले 20 मिनट्स, हमें नहीं पता कौन से वाले 3 डेज़, हमें नहीं पता कौन से वाले 6 मंथ्स। तो ये जो है यहाँ पर लगाएँगे फॉर। ओके। फिर आता है पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसका नेगेटिव बनाते हैं तो फिर जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म था वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगा और डिड के साथ नॉट। ओके। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही जब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लग जाएगा सेंटेंस के, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम अलग से हेल्पिंग वर्ब का यूज हम जब करेंगे, तो याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, किसमें, इसमें, आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें, और ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें भी। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वही रूल है, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर का यूज करते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब में, मेन वर्ब में आई एन जी का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होता है या रेस्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसको लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, घोड़ा दौड़ रहा था, द हॉर्स वॉज रनिंग। वॉज का यूज करते हैं वही एक वचन सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो प्लूरल होता है उसके साथ वर का यूज करते हैं। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ से इंपॉर्टेंट था ये, इसी को बताने में आपको कल काफी टाइम लगा था। सिंपल रूल इसका ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें एडिशनल थी। एडिशनल चीजें इसमें क्या थी, इसमें वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो काम हो रहे होते हैं, एक काम पहले हो जाता है, एक काम बाद में हो जाता है।
मैं यहाँ से अब कंटिन्यू करूँगी आपको आज वापस से पढ़ाना। अभी तक तो मैं रिवाइज़ करवा रही थी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, उसमें 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक तो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये वाले शीट में है। देखिए, आसमान में सितारे चमक चुके थे। द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। ये जो रूल लिखा है, इसके अकॉर्डिंग है ये सारी चीजें। बारिश हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था। जहां पर भी बारिश वाला सेंटेंस आएगा, आप सब्जेक्ट जो है वो इट लिखेंगे। ठीक है? अगर आप यहाँ पे, आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, रेन हैड रेन्ड नहीं लिख सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट हैड रेन्ड हो जाएगा। ओके, तो बारिश में जब होता है तो सब्जेक्ट लगता है इट। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये तो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस थे, जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने में ही डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी ये आती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। इसका रूल ये होता है कि इसमें दो काम जो होते हैं, उसमें हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि पहले वाला कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा वाला काम हुआ, इसको हम डिसाइड कर लें। जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही शिक्षक आ चुके थे। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि शिक्षक पहले आ गए थे, मैं विद्यालय बाद में पहुंचा। तो जो काम पहले हो जाएगा, उसको तो हम जैसे परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है वैसे ट्रांसलेट कर देंगे। देखिए, द टीचर हैड ऑलरेडी कम। फिर पहले का इंग्लिश लगाएंगे बिफोर, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले। उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये दो पार्ट में होता है इसका ट्रांसलेशन। बस ये याद रखना होता है कि काम कौन सा वाला पहले हुआ। तो इसमें देखिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही शिक्षक आ चुके थे। इसका ट्रांसलेशन होगा, द टीचर हैड ऑलरेडी कम बिफोर आई रीच द स्कूल। क्योंकि मैं बाद में विद्यालय पहुंचा ना, तो आई रीच द स्कूल जो है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। इसमें पेड़ पहले गिरा, आंधी बाद में आई। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना है। तो ये याद रखिए, जिनमें पहले दिया होता है। ठीक, बहुत आसान चीज बता रही हूँ आपके दिमाग में याद रखने के लिए, कि जिस सेंटेंस में पहले दिया होता है और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, उसमें पहले वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस को पहले ट्रांसलेट करना है, इंडेफिनिट को बाद में करना है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी इसमें बाद वाला सेंटेंस भी आएगा। इसमें तो पहले लगा हुआ है, लेकिन अभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बाद लगा होता है। तो पहले इसको देखते हैं, फिर बाद वाले करेंगे। तो द ट्री हैड फॉलन बिफोर द स्टॉर्म केम। मैं यह खबर पहले सुन चुका था। आई हैड हर्ड दिस न्यूज बिफोर। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी पहले बजी, मैं स्कूल बाद में पहुंचा। तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। अब ये थे पहले वाले, जिसमें हम बिफोर का यूज करते हैं। अब आएंगे आफ्टर का यूज करने वाले सेंटेंसेस, जिसमें हिंदी में लगा होता है बाद। वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। इसमें कौन पहले क्या हुआ, वृद्धा पहले मरी, डॉक्टर बाद में नहीं आया। तो देखिए, काम वही है, ट्रांसलेशन वही होगा। जो पहले हुआ उसको परफेक्ट में करेंगे, जो बाद में हुआ उसको इंडेफिनिट में करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखने का रूल चेंज ये हो गया है कि इसमें जिस सेंटेंस में बाद लगा होगा, उसमें हम बाद में परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जिसमें पहले लगा होता है उसमें परफेक्ट वाला हिस्सा पहले ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए, द डॉक्टर डिड नॉट कम, क्योंकि डॉक्टर बाद में नहीं आया। आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। ये चीज समझ में आ गई आपको? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो, आप अभी क्लियर कर लीजिए इसको। एनी डाउट इन सेंटेंसेस में, किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
किसी को नहीं है क्योंकि मैं कल इसको बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं आगे। इसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी पास्ट परफेक्ट टेंस की, इसीलिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएं चीजें। ओके सचिन। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वही सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, और इसमें क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यू, जहां भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर सिंस और फॉर का यूज होगा ही। ठीक है, जहां पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वहां पर सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस आपको पता है कहाँ लगेगा, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और फॉर कहाँ लगेगा, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा। देखिए, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। अब हमको नहीं पता है कौन से वाले 2 दिन है ना, तो शी हैड बिन वर्किंग, देखिए यहाँ पर लगा है फॉर 2 days। मैं रविवार से खेल रहा था। ठीक, तो रविवार एक निश्चित दिन है। आई हैड बिन प्लेइंग सिंस संडे। वे 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहे थे। दे हैड बीन एब्सेंट फॉर ए वीक। फॉर यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि वो कौन सा वाला सप्ताह है जिसमें पूरे महीने में वो अनुपस्थित रहे थे, हमें नहीं पता। फिर वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। ये भी कौन से वाले 2 days है हम नहीं जानते हैं, दैट इज वाई यहाँ पर देखिए फॉर लगा है। ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो सिंस और फॉर का वही यूज है, जहां पर समय हमको बिल्कुल निश्चित पता होता है वो वहां पर लग जाता है सिंस, और जहां पर हमें नहीं पता होता है वहां पर यूज होता है फॉर का। तो ये चीजें याद रखने की हैं। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ उसमें डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, उसमें सिंस और फॉर का यूज होगा, जिसको मैंने अपने आपको बताया कि कैसे होगा। अब आता है फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का यूज होता है और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ठीक, वी विल रीड। ठीक, अब विल या शैल का यूज कहां पर करेंगे, देखिए टेक्निकली और ट्रेडिशनली भी। मैं क्यों कह रही हूँ ट्रेडिशनली, वो अभी मैं बताऊंगी। जो ये वाला रूल है कि शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाता है, और बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, तभी मैंने कहा कि ट्रेडिशनली ये यूज करते हैं। पहले तो इसके हम एग्जांपल्स देख लें, इसकी सारी चीजें समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें और नया क्या है। ओके, इसमें नया क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसके सिंपल सेंटेंसेस या इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही विल रीड, वह पढ़ेगा। फिर इसके अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसके सबसे अच्छी चीज है कि इसमें वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा, ना एस या ईएस होगा। जैसे पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते थे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ जाता था कहीं ना कहीं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे विल या शैल के साथ। अब इंट्रोगेटिव होगा तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और जितना भी बाकी का सेंटेंस है वो सारा ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। विल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा। फ्यूचर सिंपल जो इंट्रोगेटिव वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसको डबल इंट्रोगेटिव भी आप बोल सकते हो, उसमें क्या होता है, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी विल के पहले लग जाएगा। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव था, और अगर डबल इंट्रोगेटिव है यानी कि कोई वर्ड है इंट्रोगेटिव वाला, तो विल के पहले उसको लगा देंगे। वॉट विल ही रीड, वह क्या पढ़ेगा। ओके, ये हो गए आपके जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं वो। अब देखिए इसके एग्जांपल्स। आज हम वाराणसी जाएंगे। वी शैल गो टू वाराणसी टुडे। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनली आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए शैल लगा हुआ है वी के साथ। हम आएंगे, वी शैल कम। ओके, तुम आज आओगे, देखिए यू के साथ विल का यूज किया है, यू विल कम टुडे। यह गाड़ी लखनऊ जाएगी, दिस ट्रेन विल गो टू लखनऊ।
वह अपना पाठ याद करेगी, शी विल लर्न हर लेसन। तो देखिए वी के साथ यूज हुआ है यहाँ पर शैल। अब हम आते हैं कि हम क्या नया बताने वाले हैं। अब हम नया ये बताने वाले हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अभी हमने बताया कि टेक्निकल ट्रेडिशनली जो होता है आई और वी के साथ लगता है शैल। अब इसका देखिए विल का यूज कहाँ पर करते हैं? विल का यूज करते हैं जहां पर दृढ़ संकल्प, झुकाव या क्षमता को व्यक्त किया जा रहा हो। ठीक है। विल इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, इंक्लिनेशन और कैपेबिलिटी। ऐसा अगर कहीं पर होगा तो वहां पर शैल की जगह विल भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सेंटेंसेस अगर कहीं ऐसे आएंगे तो हम उसको बता देंगे आपको। ये देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए पहले इसके। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब ये तो मैंने पीछे की बात बता दी, वहां उस पेज में इतनी स्पेस नहीं थी तो ये यहाँ पर मैंने टैग कर दिया। अब ये देखिए, अब हम आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ सिंपल रूल वही है, मैंने आपको बताया था। अगर आप एक टेंस कंप्लीट रेडी कर लेंगे तो आपको बाकी के टेंसेस को रेडी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सपोज आप प्रेजेंट टेंस ने आपने तैयार कर लिया तो बेसिक रूल्स वही होते हैं, छोटे मोटे चेंजेस हैं, बेसिक सारी चीजें वही हैं, फ्रेम वही होता है। फ्रेम कैसा? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें एक नई चीज है कि इसमें हम क्या लगाते हैं? बी बी का यूज करते हैं। ठीक है। और वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी। यहाँ पे बी का यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें आपको पता है कि आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट लगेगा। देखिए इस रूल को भी आप याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट लगता है। किसी में बीन आए, किसी में बी आए, कुछ भी आए, लेकिन नॉट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल और उसके बाद नॉट और बी और वर्ब में आईएनजी। ही विल नॉट बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव है उसमें कुछ नहीं, सिंपली विल या शैल को स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट रूल बाकी सिंपल वही होगा, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। और उसका अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको स्टार्टिंग में लगा देंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह रेलगाड़ी से जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग बाय ट्रेन, हम कल इस समय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। वी शैल बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा। अच्छा देखिए, कल का ये ध्यान रखना है, यहाँ पर टुमारो है। अगर फ्यूचर टेंस में यहाँ पर कल होगा, वो सॉरी पास्ट टेंस में कल होगा, तो क्या लिखेंगे आप? यस्टरडे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपको याद रखना होता है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वे कोलकाता से आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता। ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव। इसमें हैज का यूज नहीं होता है, सिर्फ हैव का यूज होगा। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस होगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये याद रखना है। कॉन्टिन्यूअस होगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। विल आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसे याद रखिए शुभ कि विल तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिक्कत है शैल की। ट्रेडिशनली अगर आपका जो रूल है उसके हिसाब से भी आप फॉलो करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। आई और वी के साथ शैल लगा लीजिए, बाकी सबके साथ विल लगा लीजिए, कोई मिस्टेक होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो आपकी ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसमें हाँ रूल है ना, आई और वी के साथ शैल यूज करना है आपको। अभी तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ आपको शैल यूज करना है, बाकी सबके साथ आपको विल यूज करना है। मैंने ये बताया था कि शैल को ट्रेडिशनली के बल रहा है, टेक्निकली भी कई जगह यूज करते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाह रही थी। खैर वो आप नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन रूल आपको बेसिक रूल याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाता है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट के साथ विल शैल, साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव रन। ठीक। मैं, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, कोई बताएगा? सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक शीट में पढ़ के बताए थे सेंटेंसेस कि परफेक्ट टेंस में क्या लगता है। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? कोई भी हिंदी में बताएगा इसको? आई शैल हैव रन। आप लोग इंटरेक्टिव रहते हैं तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। टाइप करके जल्दी से बता सकते हैं तो बताइए। आई शैल हैव रन, इसको आप ट्रांसलेट कर दिए। मैं दौड़ सकता हूँ। शुभ, ये गलत है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, इसमें ता हूं नहीं लग सकता है। ओके, इसमें ता हूं नहीं लगेगा। यही इसीलिए मैं जानना चाह रही थी। हाँ शोएब, आपने ठीक बोल रहा है, मैं भाग गया हूंगा। राइट आंसर है, यही होगा इसका। चुका हूंगा, गया हूंगा, इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है शुभ, इसको समझ लीजिए। ता है, ती है जहां भी लगा होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा। गा जहां पर लगा होगा वो फ्यूचर टेंस होगा। इसको आप डिफरेंशिएट करिए। जल्दीबाजी में ही मिस्टेक्स होती हैं। आप जब हरी में रहते हैं ना, जल्दी में रहते हैं। मैं भाग चुका हूंगा, ये भी सही है सचिन, ये ठीक है। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया, यही मैं जानना चाह रही थी। तो शुभ, इसको क्लियर करिएगा कि ता है नहीं लगेगा। है नहीं लगेगा फ्यूचर में, गा लगेगा फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव होगा, सेम चीज, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का यूज करेंगे। इसका जो इंट्रोगेटिव होगा उसमें विल या शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में यूज करेंगे, शैल आई हैव रन। और इसका जो डबल इंट्रोगेटिव होगा उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड को भी, शैल के भी पहले लिख देंगे। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी आ जाते हैं, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था वैसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कुछ रूल है जो पढ़ेंगे। क्या है? इसमें भी पहले कार वाले वाक्य में शैल हैव या विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो काम बाद में हो रहा होगा उसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट। देखिए, ये मैंने अलग अलग से ये दो मतलब आपको पेजेस बनाकर रखे हैं, वो इसीलिए रखे हैं, ये कुछ अलग चीजें हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में करते थे तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाते थे। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आ गया है सेकंड वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया है, जबकि फ्यूचर टेंस में दोनों पास्ट टेंस के ही थे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर क्या है परफेक्ट में? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसको समझिए कैसे है, मैं समझाती हूँ इसको। राम के आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुका हूंगा। ठीक। आई शैल हैव रेड द बुक। मैं पहले पुस्तक पढ़ चुका हूँगा ना, तो उसको बनाएंगे क्या परफेक्ट टेंस में। तो आई शैल हैव रेड द बुक बिफोर। जो काम बाद में हुआ है उसको किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। राम कम्स। ये चीज क्लियर हुई? टाइप करके बता दीजिए यस या नो में। याद रखना है कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेकंड टाइप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, शुभ आपको इसलिए नहीं क्लियर हुई कि अभी आप फ्यूचर और प्रेजेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए हैं। अभी आपने बताया था सकता है ना? है नहीं, गा वाले सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो टाइप के सेंटेंस होंगे। एक तो बिल्कुल सिंपल टाइप के परफेक्ट सेंटेंसेस होंगे, जैसे ये है आई शैल हैव रन। ठीक, इस टाइप के सेंटेंस, शी शैल बिकम द क्वीन, ये सब सिंपल टाइप के सेंटेंसेस है। फिर जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में दो टाइप के सेंटेंस है, दूसरा टाइप क्या था जिसमें एक साथ दो काम हो रहे थे, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक साथ दो दो काम हो रहे होते हैं। एक काम पहले हो रहा होता है और एक काम बाद में हो रहा होता है। जो काम पहले हो रहा होता है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट
के हिसाब से, और जो काम बाद में हो रहा होता है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। राम के आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, तो जो काम की पॉसिबिलिटी पहले है, आई शैल हैव रेड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, ये पहले पढ़ चुकूंगा ना, बता रहा है इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके आने से पहले किताब क्या हो जाएगी, पढ़ जाएगी। तो आई शैल हैव रेड द बुक बिफोर राम कम्स। डाक निकलने से पहले हम पत्र लिख चुकेंगे, डाक बाद में निकलेगी, पत्र क्या होगा, पहले लिख जाएगा। तो वी शैल हैव रिटन ए लेटर, ये पहले लिखेंगे, परफेक्ट टेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम पूर्व या पहले को बिफोर को लिखेंगे, फिर डाक निकलने से पहले द मेल गोज आउट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें इन सेंटेंसेस में दो रूल्स एक साथ फॉलो होंगे, एक तो फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाद वाला काम जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूंगा, आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर यू कम। शुभ, अब क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है आपको? आपने कल क्लास जाके रिवाइज किया था? कोई डाउट है आपको? मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया, थैंक यू। चलिए, आप लोगों को ये क्लियर हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कुछ अलग है किससे, पास्ट परफेक्ट से। उसमें पास्ट परफेक्ट में दोनों ही पार्ट्स जो थे वो परफेक्ट टेंस थे, एक तो पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक अंतर है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, लिखिए मैं लिख भी देती हूँ, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है दो, एक तो हो रहा है आपका फ्यूचर, क्या चीज, परफेक्ट, और साथ में इसमें क्या लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये आपका दो लग रहे हैं, ये क्या, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो का यूज इसमें हो रहा है। उसमें हो रहा था फ्यूचर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों पास्ट टेंस थे, लेकिन इसमें फ्यूचर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है। ये इसमें स्पेशल चीज है, यही याद रखने की चीज है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी अलग सी चीजें हैं उनको मैं नोट्स में लगा दूं, ये देखिए मैं नोट्स लगाती हूँ इसीलिए आप लोगों के साथ, है ना, नोट्स लगाती हूँ या उसको अंडरलाइन कर देती हूँ या राउंड बना देती हूँ, तो ये आप लोगों के हेल्प के लिए कि आपको अलग से दिखाई दे जाए कि ये कुछ अलग है और इसको मुझे बार बार पढ़ना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल और शैल के साथ हैव बीन यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, और सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज करते हैं। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे बाकी सबके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है। इसमें सिर्फ क्या है, हैज का यूज नहीं, हैव ही बीन यूज होता है इसमें। ठीक, देखिए लड़के 4 घंटे से विद्यालय में पढ़ते रहे होंगे, द बॉयज विल हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर 4 आवर्स। फॉर इसलिए क्योंकि वो कौन से वाले 4 आवर्स हैं हमें नहीं पता, मॉर्निंग वाले हैं या फिर इंटरवल के बाद वाले हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे तक टहलता रहूंगा, आई शैल हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर। वह 2 घंटे तक खेलता रहेगा, वी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। रेलगाड़ी प्रातः काल से सायंकाल तक दौड़ती रहेगी, द ट्रेन विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। सॉरी, यहाँ पर रनिंग मिस हो गया है, मैं बोल दे रही हूँ, द ट्रेन विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ये हो गया आपके सारे ट्रांसलेशन के रूल्स फिनिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक जितने भी पार्ट्स थे तीनों टेंसेस के, वो सारे मैंने फिनिश कर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि इसी से आपको क्लियर होगा कि आपको रूल्स समझ में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर देती हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है। पहला वाला सेंटेंस है, ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग। सचिन ने बताया वॉचेस, वॉट्स।
बाकी किसी का कोई आंसर आ रहा है? कुछ डिफरेंस है? इज वॉच, इज लगाना है। शोएब का कहना है कि इज लगाना है। जेबा का भी कहना है कि वॉट्स लगाना है। किसी और का कोई आंसर आएगा? चलिए, इसका आंसर जो है वो वॉट्स ही होगा। हाँ, क्यों होगा समझ लीजिए। संध्या, इज वॉचिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वॉट्स, अंजलि, अंजलि दुबे भी वॉट्स बोल रही है। इसका आंसर वॉट्स है। ठीक। फिर सेकंड है, ही डैश आउट 5 मिनट एगो। सचिन हैड गॉन। और किसी का आंसर है? हैज गॉन। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर ना हैज गॉन है, ना हैड गॉन है। इसका आंसर है वेंट। ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो। जो काम देखिए, जो काम अभी अभी फिनिश हुआ होता है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर जो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ये। 5 मिनट्स अगो, अभी अभी 5 मिनट पहले चला गया है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जो बिल्कुल परफेक्ट होता है सेंटेंस। वहां पर हम करते हैं किसका, हैज या हैड का यूज। ओके। थर्ड, व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही डैश टू द सिनेमा वंस अ वीक। अब यहाँ पे आपका टेस्ट है। व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही डैश टू द सिनेमा। चिरंजीत गोज, जेबा वेंट, सचिन वेंट। चलिए ओपन करूं। शोएब का वेंट, ऑप्शन है वेंट। व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद, जब वो हैदराबाद में रहता था तो वो हफ्ते में एक बार सिनेमा जाता था। जाता है नहीं होगा, क्योंकि पूरी बात किस में हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रही है। और दूसरी चीज, ये कोई क्या कौन सा वॉइस नहीं है, ये कोई डायरेक्ट स्पीच तो है नहीं कि ये यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जब जब वहां रहता था तब ऐसा करता था, करता है नहीं होगा ना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, वेन ही लिव्ड इन हैदराबाद ही वेंट टू सिनेमा वंस अ वीक। ओके। फिर द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। सचिन का कहना है कि क्राइज होगा। सोचिएगा, ट्रांसलेट करिए, तब फिर ये आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। और किसी का कोई आंसर नहीं? चलिए देखते हैं। हैज बीन क्राइंग। हैज बीन क्राइंग क्यों होगा, समझिए इसको। अगर हम कहते हैं कि द बेबी क्राइज ऑल मॉर्निंग, ठीक, तो द बच्ची जो है, जो बच्चा है वो क्या करता है, रोता है ऑल मॉर्निंग। ऑल मॉर्निंग एक लंबा पीरियड है, सुबह इतनी छोटी नहीं होती, सुबह बहुत लंबी होती है। तो रोती रही होगी ना बराबर, एक टाइम हो रहा होगा जो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले कंटिन्यूअसली रो रही थी, लंबे समय तक रो रही थी, तो हो जाएगा हैज बीन क्राइंग। देखिए आपको यही समझना है, ये यही तो टेस्ट है मेन, कि आपको सेंटेंस, हाँ कंटिन्यू चीज हो रही है। बच्चा पूरी सुबह रोता रहा, सुबह जितनी भी लंबी या जितने भी घंटों की होती है, उस पूरे टाइम पीरियड में बच्चा रोता रहा है। तो जहां पर भी टाइम पीरियड वाला बात आ जाए, वो भले ही छुपा रहा हो, वहां पर क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, हैज बीन क्राइंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई डैश रहीम एट द जू। बहुत सिंपल है ये वाला। रहीम एट द जू, ये वाला बहुत सिंपल है, जल्दी से बताइए।
सचिन का कहना है 100, गीतांजलि का कहना है 100, और किसी का कुछ कहना है 100। हैव सीन, अंजलि का कहना है हैव सीन, संध्या का 100, शुभ का 100। चलिए शोएब का भी 100 हम देख लेते हैं। ये होगा 100। आई सॉ रहीम एट द जू। मतलब उसमें ऐसी कोई बात इस सेंटेंस में नहीं हो रही है जिससे ये पता चले कि पुरानी बात हो गई है। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। आई डैश कुमार दिस वीक। ऊपर वाले सेंटेंस से ही मिलता जुलता कुछ है, लेकिन कुछ क्या आएगा समझ के बताइएगा। ये वाला, गीतांजलि सेड दैट डिडंट सी। ओके, डिड नॉट सी सचिन। शुभ का कहना है कि नॉट सी, आई एम नॉट सीइंग। चलिए आंसर चेक करते हैं। हैव नॉट सीन। ठीक, पूरे वीक की बात हो रही है ना। देखिए यही तो ध्यान रखना है। आई हैव नॉट सीन कुमार दिस वीक, मतलब इस पूरे हफ्ते में नहीं देखा है। ठीक है, पूरे हफ्ते में नहीं देखा, एक लंबे टाइम पीरियड की बात हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब तुरंत की बात हो रही होती है तब होता है इंडेफिनिट, और जब बात हो रही होती है किसकी, लंबे टाइम पीरियड की, तो होता है परफेक्ट। इसको भी याद रखना है, आप लोगों को समझना है। तो आई हैव नॉट सीन कुमार दिस वीक। देखिए मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, मैं वो वर्ड्स बोलने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए रूल्स में तो बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी होती हैं कि हो सकता है आपको किसी किसी को समझ में आ सकती है, किसी किसी को नहीं समझ में आती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज को कैसे समझ पा रही हूँ, तो शायद आप भी उस चीज को वैसे समझ पाएंगे, उस तरीके से समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। This paper dash twice weekly. क्या होगा इसका? appears, संध्या का कहना है कि appears होगा। जेबा appearing, appearing, appearing जो भी बोल रहा है वो गलत है। पूछ लीजिए क्यों गलत है। अपीयर्स हो सकता है या फिर इज अपीयरिंग हो सकता है। इसलिए हो सकता है बेटा कि सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं है, तो वर्ब में आईएनजी कैसे यूज हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको, हाँ यही मैं अंजलि बता रही हूँ आपको, सिर्फ अपीयरिंग नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए या तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा हो, अगर नहीं लगा है तो फिर, अगर लगा होता तो अपीयरिंग हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन सिर्फ अपीयरिंग नहीं हो सकता। इसलिए या तो यहाँ पर इज लगा होता पहले से, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता ये। चलिए आंसर चेक करते हैं। अपीयर्स हो जाएगा। दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। थैंक यू जेबा। दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस डेली। ये पेपर जो है हफ्ते में 2 बार आता है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की बात हो रही है, इसको समझ लीजिए। अशोका फेल ऑफ द लैडर व्हेन ही डैश द रूफ। अशोक जो था वो सीढ़ी से गिर गया जब वो डैश क्या, छत को कुछ कर रहा था। अब मैंने हिंदी भी बोल दी गलती से, मैंने हिंदी बोल दी है देखिए। अब आप लोग उसको पकड़ लीजिए तो अच्छी बात है। सचिन ने कहा मैंडेट, जेबा ने कहा मैंडेट, संध्या ने कहा वॉज मेंडिंग, अंजलि ने कहा मैंडेट, शोएब ने वॉज मेंडेड। वॉज मेंडेड बेटा इसमें दिया नहीं है शोएब। चरणजीत ने कहा वॉज मेंडिंग। चलिए आंसर चेक करते हैं। वॉज मेंडिंग, संध्या और चरणजीत ने आंसर सही दिया है। जब वो, मैं बोल चुकी थी, रहा था, मैं बोल गई थी, तब भी आप लोगों ने मुझे पकड़ा नहीं। देखिए मैंने आपको हिंट दे दी थी गलती से, फिर भी आप लोग मुझे पकड़ नहीं पाए। जिसने जिसने पकड़ लिया उसने उसने आंसर सही दे दिया। जब वो क्या कर रहा था, जब वो छत को ठीक कर रहा था। आई डैश समथिंग बर्निंग।
हाँ, चरणजीत आपने पकड़ लिया मुझे और संध्या ने भी पकड़ लिया मुझे। वेरी गुड। चलिए, आई डैश समथिंग बर्निंग, ये वाला देखिए। अंजलि का कहना है कि एम स्मेलिंग। सचिन स्मेल। एम स्मेलिंग, शुभ का कहना है चरणजीत एम स्मेलिंग। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। आई स्मेल समथिंग बर्निंग। मुझे कुछ जलता हुआ, मतलब मुझे स्मेल आ रही है जलते की, है ना। लुक द सन, लुक द सन डैश ओवर द हिल्स। ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ये तो बता ही लोगे आप लोग। आई एम वेरी श्योर कि इसका आंसर आप लोग दे दोगे। लुक द सन डैश ओवर द हिल्स। सचिन का कहना है राइजेस, चरणजीत राइजेस। सेबा का कहना है इज राइजिंग। ओके, सताक्षी इज राइजेस, जेबा इज राइजिंग, शोएब राइजेस, अंजलि राइजेस। चलिए हम आंसर चेक करते हैं। इज राइजिंग, देखिए वैसे राइजेस होता, मैं वैसे सो राइजेस ही होता। हाँ, शुभ ने टाइप करने की सोची कह दिया यही, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर है लुक, देखो अगर होता द सन राइजेस ओवर द हिल्स होता, लेकिन यहाँ पे लुक लगाकर क्या किया है, चेंज हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया। देखो द सन जो है वो क्या हो रहा है, पहाड़ों के ऊपर से उग रहा है, यहाँ पे हो जाएगा। अगर लुक ना लगा होता तो हो सकता है राइजेस हो सकता था, लेकिन लुक लग गया है इसलिए इज राइजिंग होगा। ठीक। लास्ट है, शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। अब देखिए सिंस लगा है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझेंगे ना तो इसको इसको तो गलत कर ही नहीं सकते। इसमें सिंस लगा है, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जल्दी से बताइए। हैज बीन, अंजलि, सताक्षी, शोएब हैज बीन। सबने सही बताया। वेरी वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा है, देखिए कुछ चीजें हम ऐसी पहचान जाते हैं। सबने आंसर सही दिया है, वेरी वेरी गुड। तो ये आज आपका पूरा ट्रांसलेशन का जो शीट था वो कंप्लीट हुआ है, और मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है कि आप लोगों को मैंने सारी चीज बता पाई हूँ। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, जहां पर कुछ डिफिकल्ट होगा वहां पर मैं एक बार रुक जाऊंगी। आपके 8-9 मिनट की टाइम बची हुई है। ये देखिए सबसे पहले तो इस पे आ जाइए। शुभ, आपने देखिए गलती क्या की थी। ये देखिए प्रेजेंट टेंस की ये शीट है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते पहचाना कैसे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस को पहचान लेना। कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ अभी मैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, गया है, गई है, इस तरह के हो जाएंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है के साथ टाइम दिया होगा, ये प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस को कैसे बचाएंगे, तो पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में आ, ई, ये, या, था, या फिर ता था, ती थी, ते थे, इस तरह के होते हैं एंड सेंटेंस। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस के परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, इस तरह के होते हैं। और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो तरह के काम हो रहे होते हैं, और दोनों ही पास्ट टेंस में हो रहे होते हैं, जिसमें पहले या बाद में भी वर्ड लगा होता है। ठीक है। और जो फोर्थ टाइप है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें रहा था, रही थे के साथ क्या है, टाइम दिया होगा। देखिए रूल्स, अगर आप इसको, मैं ये शीट मैंने इसलिए यहाँ पर बनाई है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हम एक टेंस बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे तो बाकी सारे टेंस हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए फिर आ जाता है फ्यूचर में, गा, गी, गे इसकी पहचान है। इसमें विल या शैल लगता है, यहाँ शैल लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ना ट्रेडिशनली शैल लगता है।
तो टेक्निकली आप विल बी यूज़ कर सकते हैं। विल या शैल लगता है, रहा होगा रही के लिए विल बी के साथ आईएनजी, चुका-चुकी के साथ विल हैव फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म और रहा होगा, रही होगी परफेक्ट टेंस के साथ, परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ, इसमें दिया होता है टाइम। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप याद कैसे करोगे, है ना? ये देखो आप। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए प्रेज़ेंट का। ऐसे याद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डज़, ठीक? पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए इसका यूज होता है, वरना वर्ब में एस या ईएस का यूज किया जाता है। डू या डज का ये मतलब है कि वर्ब में एस या ईएस का यूज किया जाता है। पास्ट में डिड का यूज किया जाता है, किसमें? इंडेफिनिट में। फ्यूचर में खाली विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कॉन्टिन्यूअस देखिए बहुत इजी है, सबसे इजी चीज है कि आप सबसे पहले तो हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब याद कर लो। जैसे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये है प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है?